अस्सलाम वालेकुम। चलें आज का सेशन फॉर्मली शुरू कर लेते हैं। बेसिकली आज के सेशन का जो एजेंडा था हमारा वो यही था कि फॉर जून 2024 अटेम्प्ट एसपीएम भी उन्होंने सॉफ्टवेयर बेस कर दिया आईकैप ने। अब उससे रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे फेयर्स थे कि मतलब सॉफ्टवेयर पे किस तरह हम चीज़ों को अटैम्प्ट कर रहे होंगे, और कुछ लोग की जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट है या जो पहली बार सॉफ्टवेयर पे पेपर दे रहे होंगे, तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अननोन होंगी रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। तो अब उससे रिलेटेड मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले कि हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है, सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस क्या है, एसपीएम जैसे सब्जेक्ट पे सॉफ्टवेयर का इम्पैक्ट क्या आ रहा होगा। देन उसके बाद हम एक क्वेश्चन मैंने भी निकाल के रखा हुआ है जिसके अंदर थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मेट है, ताकि सॉफ्टवेयर पे हम किस तरह कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह थ्योरी हम लिख सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम केटर कर लें। अच्छा, ये जो आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है, बेसिकली यहाँ पे आपको जिस लिंक पे हम गए हुए ना, आप प्रैक्टिस टेस्ट लिखेंगे, डाउनलोड कर लिए आईकैप की वेबसाइट पे, या गूगल भी आप करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट फॉर सीपैप और एमएससी एग्जामिनेशन है। यहाँ पे जब आप डाउनलोड प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, लेटेस्ट वर्जन आप लोग कर रहे होंगे बेसिकली 2 फरवरी 2024 का, ये डाउनलोड होने के बाद आपके पास एक जिप फाइल क्रिएट हो रही होगी, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। साथ साथ आप लोग एक एक वेबसाइट पर जाके उस चीज़ को लोकेट भी कर लें, ताकि अगर जिन लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जिन्होंने नहीं किया हुआ, वो साइमल्टेनियसली सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर लें। मीनवाइल मैं आपको फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखें, जब आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे ना, तो एक आपके पास डाउनलोड लिंक क्रिएट होगा। अभी वैसे नेसेसरी तो नहीं है कि आप डायरेक्टली उस पर यूज टू भी करें, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आप ऑब्वियसली आपने लेक्चर्स पे भी कवर नहीं किए होंगे। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि अगर अच्छा है आप साथ साथ सॉफ्टवेयर ओपन भी कर लें, तो जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर पे वो आप भी साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस कर सकें। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि अभी आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें, उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें तो आप उसको सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। देखें, आपके पास जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा होगा तो उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर में, तो वो आपके पास इस तरह से दिखेगा। आपके पास जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो असेसमेंट मास्टर जो आपके पास है एप्लीकेशन को, आपने उसको रन करना है बेसिकली। अब इसके रिलेटेड दो चीजें और हैं। बैक एंड पे मेरा सॉफ्टवेयर रन कर गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि हमें कौन कौन सी गाइडेंस को फॉलो करना है और सॉफ्टवेयर को हम किस तरह एक्सेस कर पा रहे होंगे। सारी आईकैप ने भी वैसे डिटेल इंस्ट्रक्शंस अपने पास लिखी हुई हैं और शेयर भी की हुई हैं। आप आईकैप की वेबसाइट पर जाएंगे तो हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट की एक पीडीएफ आपको मिलेगी, जिसमें सारी डिटेल्स हैं कि आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है। जिस तरह पहला वाला स्टेप था मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था कि मैंने डाउनलोड कर लिया था प्रैक्टिस टेस्ट को, जो कि जिप फाइल थी। इस जिप फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो फोल्डर मैंने आपको दिखाया था वो इस तरह का नजर आएगा। जब आप असेसमेंट मास्टर को ओपन करेंगे, देन लोडिंग स्टेटस आने के बाद आपके पास सॉफ्टवेयर की ये विंडो नजर आ जाएगी, जो मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। अब इस विंडो को आईकैप ने किस तरह इलेबोरेट किया हुआ है कि आपके पास सी फैप के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के डेमो वर्जन्स रखे हुए हैं। डेमो वर्जन्स बेसिकली लेटेस्ट अटेम्प्ट के पास पेपर्स ही रखे हुए हैं। आपने करना कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल अब हम लोग एसपीएम दे रहे हैं, एसपीएम में आके मैंने देखा कि मुझे विंटर 2022 का पेपर सॉल्व करना है। तो विंटर 2022 के पेपर के आगे आपके पास स्टूडेंट आईडी में कोड है और उसका पासवर्ड है। सॉफ्टवेयर पे आप ये दोनों चीजें डालेंगे, आपके पास सॉफ्टवेयर रन करेगा और उसमें वो आपको विंटर 2022 का पेपर शो कर रहा होगा। अब यहाँ पे तो उन्होंने सेलेक्टेड पेपर्स डाले हुए हैं, लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस वैसे भी करनी है मल्टीपल टाइम्स, तो आप सॉफ्टवेयर की विंडो क्लोज करें, आप दोबारा कोई भी कोड डाल के ओपन करें। आप अपने पास ऑल टैब के ऊपर एक कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर पे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताने का पर्पज ये है कि अगर किसी ने ये पास पेपर्स ही सॉल्व करने हैं तो वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन है। किसी ने इन क्वेश्चंस के अलावा अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी वो सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है।
हाँ, जो सॉफ्टवेयर की क्वेश्चन वाली विंडो होगी जो मैं भी आपको शो करूंगा, आप उसकी जगह अपने पास पीडीएफ पे जो क्वेश्चन है उसको यूज कर लें। तो मल्टीपल टाइम्स आप सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। अब आपको मैं सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं अपनी कंप्लीट स्क्रीन एक मिनट के लिए शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, ये आपके पास कोड था। विंटर 2022 का पेपर मुझे करना है, तो मैं इस कोड को अपने पास कॉपी कर लेता हूँ। देन मैं इसको अपने पास जो मेरी सॉफ्टवेयर की विंडो ओपन हुई हुई है वहां पे इसको जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। जो उसका पासवर्ड था आपने वो देख लिया। पासवर्ड आप इंटर करेंगे और ये आपके पास लॉगिन हो जाएगा। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आ रही है, सही है। आपको सॉफ्टवेयर की ये विंडो शो हो गई है। अब सॉफ्टवेयर पे इन्होंने रखा हुआ इसी तरह है बिल्कुल, कि जिस तरह आपको पहले क्वेश्चन पेपर मिलता था ना, उसी तरह की विंडो आएगी। सबसे पहली जो विंडो आपके पास, अंजला आप अपना नेट आई थिंक चेक कर लें, क्योंकि बाकी लोगों को तो क्लियर आ रही है आवाज। पहली जो आपके पास विंडो अपीयर होगी बेसिकली वो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं सॉफ्टवेयर की। उस सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस में इसी तरह होता है, जब भी आप पेपर आपके पास आता है उसकी सीक्वेंस ही होती है, पहले इंस्ट्रक्शंस आती हैं। इंस्ट्रक्शंस के बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है। देन आपके पास सोल्यूशन की वीडियो आती है। इंस्ट्रक्शन के अंदर चेंज कुछ नहीं है। 3 आवर्स का आपका एग्जाम है जिसमें 15 मिनट्स रीडिंग टाइम शामिल है। अब आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि जिस तरह पहले होता था ना, 15 मिनट में सिर्फ आप रीडिंग करेंगे, आप सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। 3 आवर्स 15 मिनट्स आपके पास कंप्लीट टाइम अवेलेबल होगा फॉर एक्सेसिंग द पेपर, और उसमें आप राइट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। इंस्ट्रक्शन में जो चीजें, स्टूडेंट आईडी पासवर्ड आपको मिल रहा होगा, जो आपके ऑब्वियसली एडमिट कार्ड पे होगा, उसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे होंगे अपने एग्जाम को। किसी भी सीक्वेंस में आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम एलोकेशन नहीं है इंडिविजुअल क्वेश्चंस के लिए, जो नॉर्मली हमारे पेपर में होता है। बैक एंड फोर्थ भी आप जा सकते हैं। सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो एसपीएम में बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जो आपके कैलकुलेशन वाले पेपर्स होते हैं उसमें रेलिवेंट होती है, कि आपके पास जो रफ वर्क वाला एरिया होता है, जो स्प्रेडशीट आपके पास सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन है, उसमें आप जो भी काम कर रहे होंगे वो मार्किंग के लिए कंसीडर नहीं होगा, अनलेस आप उसको पेस्ट ना कर दें अपने पास टेक्स्ट वाले एरिया में, जिसको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इन्होंने कहा हुआ है। अभी मैं सॉफ्टवेयर पे लेके जाऊंगा आपको, मैं वहां पे गाइड भी कर दूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस का। कोई दूसरी एप्लीकेशंस आप सॉफ्टवेयर के साथ साइमल्टेनियसली नहीं चला सकते। सिर्फ आईकैप की अपनी एक एप्लीकेशन होती है जिसमें प्रॉक्टर से अगर आपने कुछ बात करनी है, डिस्कशन करनी है, कंप्लेंट्स लॉन्च करनी है या ईमेल करनी है, वो आपके पास अलाउ है। ओपन बुक पॉलिसी की यहाँ पे मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एसपीएम पे रेलिवेंट है ही नहीं। बाकी इंस्ट्रक्शंस जर्नल हैं, वो आप अपने पास दोबारा भी गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो मेन काम की चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब मेरे पास इंस्ट्रक्शन के बाद जब मैं स्टेप को आगे करूंगा, अब ये मेरे पास उसी तरह हो गया कि जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया। अब क्वेश्चन पेपर को आप यहाँ पे स्किम करना चाहें अलग से, आपकी चॉइस है। अगर आप वही 15 मिनट्स वाली स्ट्रेटेजी पे जाते हैं कि मैं ये एनालाइज कर लूँ कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या पेपर मेरे पास किस तरह आया है उसकी नोटिंग करनी है। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि नहीं मैं जंप इन कर जाऊं पेपर के अंदर, तो आप इसको फर्दर प्रोसीड कर देंगे। अब ये वही स्टूडेंट स्ट्रेटेजी है बेसिकली, कि मैं 15 मिनट्स को इनिशियली एनालाइज कैसे करता हूँ। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि मतलब आप गो थ्रू कर रहे हो पेपर को, जिसके अंदर आप एक ओवरऑल व्यू ले लें पेपर का, क्योंकि वंस आप सॉफ्टवेयर वाली विंडो में इंटर हो गए, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन स्पेसिफिक वो आपको शो करेगा। यहाँ पे आपके पास ऐसा नहीं होगा कि पूरा पेपर आपके पास साइमल्टेनियसली अवेलेबल हो। अब ये आपके पास मेन सॉफ्टवेयर की विंडो है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन स्पेसिफिक नंबरिंग आ रही है। एक एरिया आपके पास जहां पे ये मेरा कर्सर है, ये आपके पास क्वेश्चन वाला एरिया है। ये आपके पास मेन आपकी आंसर स्क्रिप्ट है, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस में बता रहा था कि ये आंसर स्क्रिप्ट में जो चीज लिखी जाएगी वही फॉर मार्किंग पर्पस कंसीडर होगी।
जो नीचे आपको स्प्रेडशीट वाला एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे रफ वर्किंग आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस चीज को यहाँ पे पेश नहीं करेंगे वो एग्जामिनर के पास मार्किंग पर्पस के लिए नहीं जा रही होगी। जी, सेशन की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी, जिसका अगर नेट इशू कर रहा है तो आप बाद में रिविजिट कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा ये देखें, सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर की पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेज को नेक्स्ट करता हूं तो आपके पास वो नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट पे चला जाएगा। तो अगर आप ओवरव्यू से भी देखेंगे तो ओवरव्यू आपको ये चीज दिखा रहा होगा कि सॉफ्टवेयर में या सॉरी आपके पेपर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है। अब कोई बोलेगा क्वेश्चन तो 7 है, 10 क्यों शो कर रहा है? तो हर पार्ट को उसने एक सेपरेट क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। अगर 1A है तो वो एक एरिया है, 1B है दैट इज 2। आप यहां से भी नेविगेट कर सकते हैं। आप सीक्वेंस में जाना चाह रहे हैं तो ऊपर की आप नेविगेशन कीज से भी नेविगेट कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल आ जाता हूँ क्वेश्चन 1 पे। और जो आपके पास ये बीच बीच में लोडिंग टाइम आ रहा है, इससे आपने परेशान नहीं होना। जब जब ये लोड टाइम होता है तो हमने चेक किया हुआ ये आपकी जो क्लॉक है ना वो रुक जाती है। जितना भी टाइम आपका लोडिंग टाइम में लग रहा होगा, एक्चुअल में तो टाइम आपको लगेगा कि उसमें लग रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर बैक एंड पे वो टाइम को कैप्चर नहीं करता, तो लोडिंग टाइम आपका जाया नहीं होगा। आपका बैक एंड पे टाइम रुका हुआ होगा, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे ये रिसोर्सेज वाला टैब एसपीएम के लिए एस एच रेलिवेंट नहीं है। ये उन सब्जेक्ट्स के लिए रेलिवेंट है जिनका एक क्वेश्चन ही मल्टीपल पेजेस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल MSA 1 MSA 2, कि जिनका अगर क्वेश्चन 1 ही किसी को एक्सेस करना है तो यहाँ पे 4-5 एग्जिबिट्स होती हैं। तो किसी को यहाँ से नेविगेट करना है कि भाई पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो वो यहाँ से कर सके। आपने तो उसको सिंपल बंद करना है, क्योंकि आपके पास एसपीएम का जो पेपर है वो पूरा एक पेज पे ही आ रहा होता है। स्क्रोलिंग आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों अवेलेबल है। आपने इसको एडजस्ट करना है तो आप जूम इन जूम आउट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। एसपीएम में एक चीज अच्छी बात यह है कि आपके पास एक क्वेश्चन एक पेज पे आ जाता है, तो आपको क्वेश्चन एरिया की नेविगेशन के लिए बहुत ज्यादा पेपर में परेशान नहीं होना। पूरा पेपर एट अ ग्लांस आपको नजर आ रहा है, सॉरी पूरा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है जो आपने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन एरिया में नेविगेशन में फर्दर चीजें क्या है कि आप सर्च कर सकते हैं। जो भी चीज आप सर्च कर रहे होंगे उसको आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे IML लिखता हूँ, अब मैं अगर बोल दूं कि इस चीज को जहां जहां पर है पूरा हाईलाइट कर दो ताकि मुझे एक ओवरव्यू मिल जाए। केस स्पेसिफिक मैच करना है, होल वर्ड स्पेसिफिक मैच करना है, तो आप सर्च वाला फीचर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जो भी चीज आप ओपन करें वहीं पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो चीज क्लोज हो जाएगी आपके पास। जूम इन जूम आउट की फंक्शनैलिटी है, स्क्रोलिंग पे हमने बात कर ली। ये आपके पास क्वेश्चन स्पेसिफिक एरिया हो गया। अब आ जाते हैं जो आपके पास आंसर स्पेसिफिक एरिया है, जो फर्दर स्प्लिट हुआ हुआ है दो विंडोज में। पहली विंडो आपका आंसर स्क्रिप्ट आप जिसको कह लें, दूसरी विंडो आपके पास रफ वर्क के लिए एरिया अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपके पास क्या चीजें हैं कि आप इसको अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने आंसर स्क्रिप्ट को किस तरह रखना है, आपने अपने पास रफ वर्क एरिया को बड़ा करना है या छोटा करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ती हैं, थोड़ी सी यहाँ पे चीजें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं कि फॉर एग्जांपल आपको ये एरिया इतना बड़ा खुला हुआ है तो आपने इसको एडजस्ट करना है या इन रॉ को एडजस्ट करना है। सारी चीज़ें आप एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से देख रहे होंगे। अब एक चीज़ और भी है कि एसपीएम जैसे पेपर में उसने ये विंडो, अभी मैं प्रैक्टिस टेस्ट में ही देख रहा था, जिस क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल है वहां पे उसने आपको ये एक्सेल स्प्रेडशीट का रफ वर्क एरिया दिया हुआ है। जिन क्वेश्चंस के अंदर आपका थ्योरेटिकल कंप्लीट क्वेश्चन है वहां पे ये एरिया आपको नहीं दिया हुआ। अब ये लॉजिकल सी भी बात है, अब ये चीज कंफर्म नहीं है कि पेपर में आपके पास थ्रू आउट अवेलेबल रहती है, लेकिन आपके जो काम की चीज है वो आईकेप ने की हुई है। जहां आपको इस रफ वर्क की जरूरत है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटेशंस के लिए, जहां पे आपको ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, वहां आपको ये स्प्रेडशीट का एरिया मिल जाएगा। इस स्प्रेडशीट के एरिया को आपने एक्सेल नहीं समझना, इसको मैं आपको थोड़ा सा फर्दर बता भी देता हूँ। यहाँ पे आपके पास लिमिटेड फंक्शनैलिटीज अवेलेबल होंगी। जो आपके पास फर्म पे नॉर्मली एक्सेल के शॉर्टकट्स अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो इसलिए इस एरिया की भी अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे सेल्स की एडिटिंग के, बाकी चीज़ों के, वो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो रहे होंगे।
इंसर्ट में भी आएंगे तो कुछ फंक्शंस आपके यहाँ पे काम कर रहे होंगे, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है। फॉर्मूलाज में जाके भी आपको फॉर्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं है। हम जिस तरह नॉर्मली लिख के सम लगा रहे होते हैं, या इसी तरह हम अपने पास एवरेज का फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, तो वो आपके पास इक्वल टू के साथ नॉर्मली ही लग जाएगा। डेटा में भी आपका ऐसा कोई काम नहीं होगा, फिल्टरिंग इतनी ज्यादा आपके पास एसपीएम में इन्वॉल्व होगी नहीं। व्यू के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फ्री स्पेन बंदा वहां यूज करता है जहां पे बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल हो, तो उसकी भी आपको ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पे आपको ऊपर हेडिंग फ्रीज करनी होती है, तो ये फंक्शंस काम करते हैं जिस तरह नॉर्मल एक्सेल में करते हैं। अगेन एसपीएम से रिलेटेड जो ये यहाँ पे आपके पास एरिया अवेलेबल है, इसमें जितनी भी कैलकुलेशंस हैं आप उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं होती, एनपीवी कैलकुलेट नहीं करनी, इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी है। जितना बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है क्या होगी, रेशियोज कैलकुलेट करने होंगे। डेटा अगर ट्रेंड में दिया हुआ होगा तो उसको पुट करके एनालाइज करना होगा, ग्रोथ निकाल सकते हैं आप डिफरेंस निकाल सकते हैं एयर ऑन एयर बेसिस पे। तो लिमिटेड यूज आपके पास एक्सेल का होगा इन दी सब्जेक्ट ऑफ एसपीएम। अब आ जाते हैं आंसर स्क्रिप्ट वाले एरिया पे। आंसर स्क्रिप्ट वाले एरिया में आप ये बॉक्स जो देख रहे होंगे, ये आपका राइटिंग एरिया है। ये ऑटो एडजस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटर इंटर करूंगा तो ये मेरे पास एक्सपेंड होता रहेगा। यहाँ पे भी आप चाहें तो टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपको सवाल को जिस तरह स्ट्रक्चर करके चलना है तो टेबल यहाँ पे भी आपके पास क्रिएट हो रहा होगा। फॉन्ट की सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, बुलेट्स में आप लिखना चाह रहे हैं तो बुलेट्स कर सकते हैं। नंबरिंग आपने देनी है, इंडेंटेशन चेंज करनी है, हेडिंग आपको बोल्ड करनी है, टैलिक करनी है, तो सारी चीजें जो आपके पास नॉर्मली वर्ड में फंक्शंस अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। लिमिटेड फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, लेकिन जितने आपके पेपर के लिए काम की है वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पे सॉफ्टवेयर में यही है कि जो नेविगेशन विंडोज है ना, इसको आपको एक बार सेट करना पड़ेगा शुरू में, कि आपको आंसर का एरिया भी नॉर्मली नजर आ रहा हो। अगर आपको रेफर करना हो आप इसको अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एक्सेल वाला एरिया यूज नहीं करना तो आप इसको बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं, ताकि आप फोकसली जितना मैक्सिमम एरिया ऑफ द स्क्रीन एफिशिएंटली यूज कर सकें, ये आपको खुद से सेट करना पड़ेगा। अब ये वो सारी चीजें हैं जो आपको बेसिकली प्रैक्टिस के दौरान इस पे हाथ आपको सेट करना है, ताकि आप इन चीजों से परेशान ना हो। क्योंकि ये चीजें अगर आप पेपर में डायरेक्टली खोल रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता चलेंगी सॉफ्टवेयर के अंदर, जो लिमिटेशंस हैं नॉर्मल एक्सेल से रिलेटेड, वो हम ये नहीं चाहते कि पेपर वाले दिन हमें जाके पता चले। आपने बिल्कुल सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करना है, प्रैक्टिस इस पे भी करनी है, लेकिन एसपीएम स्पेसिफिक जिस तरह हमने फर्स्ट सेशन में बात की थी, एसपीएम पे सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जिनकी टाइपिंग स्पीड नॉर्मल है, फॉर्म में उनको वर्ड यूज करना आता है, एट अ ग्लांस एक स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन भी नजर आ रहा है, मेरे पास थ्योरेटिकल आंसर्स हैं, यूजुअली मैं उसमें लिख रहा हूँ, मल्टीपल कैलकुलेशंस मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट फॉर वन और टू क्वेश्चंस। माउस और एक्सटर्नल कीबोर्ड्स वगैरह कुछ स्टूडेंट्स लेके गए थे, तो वो आपके पास अलाउ है। जो आप किस तरह की कनेक्टेड चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। हाँ, डुप्लीकेट स्क्रीन शेयरिंग वाले कुछ डिवाइसेस हैं, उस पर आईकैप मना कर रहा होता है, लेकिन माउस और कीबोर्ड आप एक्सटेंडेबल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एक गाइडलाइंस भी दिखा देता हूँ, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही आईकैप के पास है। एक अच्छी कंपाइलेशन है बेसिकली, जिसमें उन्होंने सारे सिनेरियोज को कवर किया हुआ है, जिसमें आपके पास बिल्कुल बेसिक लेवल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ये बेसिकली आपके कैफ लेवल हो गया या कुछ दूसरे पेपर्स हो गए, उनसे रिलेटेड है। इस पूरी गाइडेंस के अंदर जो आपके काम की चीजें हैं, डायरेक्ट मैं उसी पे आ जाता हूँ। जो आपके पास ऐसे टाइप क्वेश्चन है, सीफैप के सारे पेपर्स इसमें फॉल करते हैं, इस कैटेगरी के अंदर। लिंक में शेयर कर दूंगा, आप आईकैप की वेबसाइट पे जाके बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। ये बोलेंगे तो मैं ग्रुप में भी इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर दूंगा, ये इजीली अवेलेबल। आप लिखेंगे एग्जाम सॉफ्टवेयर गाइडेंस आईकैप का, डायरेक्ट गूगल आपको लिंक दे देगा इस चीज का। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो बातें मैंने आपको नॉर्मली बता दी। मल्टीपल विंडोज पे कंप्राइज हो रही है आपकी स्क्रीन, जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन स्पेसिफिक एरिया है, दूसरा आपके पास आंसर स्पेसिफिक एरिया है, एंड रफ वर्किंग वाला स्पेसिफिक एरिया। यही बातें यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे उसने यही बताया हुआ है कि आपके पास जो आर एफ टी एडिटर है टेक्स्ट वाला, ये बेसिकली आपकी मेन आंसर स्क्रिप्ट है। जो भी कुछ आपने करना है वो यहाँ पे करना है। अगर आपका एक्सेल वाला एरिया यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, वो चीज़ मार्क नहीं होगी। अगेन ये आपकी कॉल है, अगर आप रफ वर्किंग एग्जामिनर को शो करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उसको पेस्ट करना पड़ेगा। यही बात उसने यहाँ पे स्प्रेडशीट में भी लिखी हुई है कि दैट्स द स्प्रेडशीट है, ये आपके पास एक्सेल नहीं है।
इसके अंदर लिमिटेड फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं रफ कैलकुलेशंस करने के लिए, अदर वर्किंग करने के लिए। और आपने इसमें जो भी वर्किंग परफॉर्म करनी है, अगर आप वो कॉपी नहीं करेंगे वो मार्क नहीं हो रही होगी। बाकी हमने ऊपर देखा था कि ऊपर वाले आंसर स्क्रिप्ट में आप टेबल भी डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वहां पे भी आप टेबुलर फॉर्मेट में आंसर लेके जा सकते हैं। ग्राफिकल फंक्शंस आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, उसने बोला कि आपके पास जो कॉमनली यूज कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, और हमने भी चेक किया हुआ, मोस्टली यही है बस अवेलेबल होता है। जो हम दूसरे शॉर्टकट्स एक्सेल में नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। बिल्कुल बेसिक से कॉपी पेस्ट हो गया, आपके पास सेलेक्ट ऑल हो गया, बोल्ड करना है, अंडू या रिपीट करना है, इससे ज्यादा शॉर्टकट्स अवेलेबल नहीं होंगे। ये थोड़ी सी स्प्रेडशीट की लिमिटेशन है जो सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। अदर फंक्शंस में कैलकुलेटर भी आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि आप क्यूटी और आईटी पेपर नहीं दे रहे, वो भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। नोटपैड वाले एरिया की भी आपको जरूरत नहीं होगी। फाइंड वाले फीचर पे जिस तरह हमने एक्सप्लोर किया वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आप फाइंड कर सकते हैं। हाईलाइट वाली चीज अभी तक अनफॉर्चुनेटली इस प्रैक्टिस टेस्ट में भी अवेलेबल नहीं है, और कुछ स्टूडेंट्स को भी चैलेंज आ रहा होता है। तो अब आपने थोड़ा सा उसके लिहाज से भी प्रैक्टिस करनी है, कि जिस तरह होता है ना कि आपने एक क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजों को हाईलाइट करना है, तो आपके पास हाईलाइट फंक्शन अवेलेबल नहीं है। ये हाईलाइट कौन सा हाईलाइट है कि जब मैं सर्च करूं तो सारे मेरे मैच वाले केसेस हाईलाइट हो जाए। ये परमानेंट हाईलाइट नहीं है, जैसे आप सर्च बंद करेंगे तो ये हाईलाइट ऑफ हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको, अभी मैं इस पे आता हूँ कि जो टेक्निकल गाइडेंस है आईकैप की, आईकैप ने और भी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं जिसमें कंपैटिबिलिटी ऑफ द लैपटॉप विद द सॉफ्टवेयर उसने डिफाइन किया हुआ है, कि सॉफ्टवेयर को स्मूथली रन करने के लिए कौन कौन से लैपटॉप्स आपके पास होने चाहिए, आपने क्या चीज़ें प्री इंस्टॉल करनी है, किस तरह आपके पास ईमेल के थ्रू लिंक आ रहा होगा जिसको आप एक्सेस करेंगे, सॉफ्टवेयर पे आप जाके वो पासवर्ड अपना रोल नंबर डालेंगे तो उसी टाइम पे एग्जाम आपका ओपन हो रहा होगा। तो वो सारी कंपेटेबिलिटी चीज़ आप पहले से देख लें, मुझे भी मिलता है वो डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि डे फर्स्ट से मैं उसी लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ जिसको मुझे एग्जाम में लेके जाना है। कनेक्टिविटी वाले फीचर्स, सेंटर स्पेसिफिक आईकैब आपको ऑब्वियसली कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। घर से बैठ के जो लोग दे रहे होंगे उनको पूरा रिमोट प्रॉक्टिंग एनवायरनमेंट फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी और फर्दर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको एक एक्सटर्नल वेबकैम लगाना पड़ता है, आपको एक क्लोज रूम के अंदर बैठना पड़ता है, आपका पूरा प्रोसेस मॉनिटर हो रहा होता है, एक अनदर आपको कैमरे का व्यू देना पड़ता है। लेकिन वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिमोट प्रॉक्टिंग ऑप्ट करते हैं, मतलब वो सेंटर पे जाके पेपर नहीं देंगे। अब वो एक अलग गाइडलाइंस है, वो जो पेपर बंदा उसको ऑप्ट करेगा उसकी भी गाइडेंस आपके आईकैप के पास अवेलेबल है। बाकी आपके पास जो सॉफ्टवेयर की कनेक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें आईकैप इंश्योर करवा के दे रहा होता है, अगर आप प्री रेक्विजिट्स या जो आपकी मशीन है, जो लैपटॉप आप यूज करेंगे, वो आप सही फीचर्स के साथ लेके जाए। कनेक्टिविटी का इसके अलावा और कोई ऐसा इशू आपके पास नहीं आ रहा होगा। बैकअप आपके पास होना चाहिए लैपटॉप का। कुछ लोगों के लैपटॉप डेस्कटॉप की तरह बने हुए होते हैं कि चार्जर अगर निकला वो बंद हो जाए, तो इस तरह के लैपटॉप अवॉइड करें, क्योंकि किसी भी किस्म के अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस अराइज हो सकते हैं जिसके लिए हमारे पास एटलीस्ट बैकअप है। और ये चीज़ आईकैप की गाइडेंस में भी मौजूद है कि जो आप मशीन लेकर आ रहे हो उसकी कंपेटेबिलिटी के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें उसमें नॉर्मली काम करती रहनी चाहिए। अभी हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हमें सॉफ्टवेयर पे किस तरह हैंडी होना है, हमें सॉफ्टवेयर से किस तरह फेमिलराइज होना है, और किस तरह प्रैक्टिस के एलिमेंट को हमें सॉफ्टवेयर पे इंकॉर्पोरेट करते हुए चलना है, ताकि हमें ऑन द लास्ट डे ना कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एंग्जाइटी हो और ना पेपर में सॉफ्टवेयर रिलेटेड चैलेंजेस आए। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगा था सॉफ्टवेयर अगर एसपीएम के लिए आ गया, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थ्योरेटिकल पेपर है, वन पेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली 2 पेज तक क्वेश्चन जा भी नहीं रहे होते, तो क्वेश्चन की नेविगेशन का भी इशू नहीं है। इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा नहीं होती जिसको आपको कंट्रोल करने में मसला हो। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का भी मसला नहीं है, अगर हाईलाइटिंग नहीं भी अवेलेबल होती फिर भी इजीली पेपर मैनेज हो सकता है। इसकी प्रैक्टिस आप नॉर्मली वर्ड पे भी टाइप करके कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन को हैंडल करने वाले चैलेंजेस एसपीएम में मोस्टली नहीं है। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट यही है कि आपने सॉफ्टवेयर को जब अच्छे से समझ लिया तो आप अपनी प्रैक्टिस को सिर्फ इस वजह से ना रोकें क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर पे नहीं कर पा रहा, आप अपनी रिटन प्रैक्टिस को भी जारी रखें। आप वर्ड के ऊपर टाइप करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वाली चीज को आपके पास ये 3 पेपर आईकैप ने अवेलेबल किए हुए हैं, समर 2023, विंटर 2022 एंड विंटर 2020, समर 2022। इन तीनों में से मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 2 पेपर सॉफ्टवेयर पे दे दें। टाइम स्पेसिफिक, टाइम बाउंड, सॉफ्टवेयर में सब कुछ वैसे ही चल रहा है, उसको आप अलग से रखें। कोशिश करें कि उसके क्वेश्चंस को अभी से प्रैक्टिस ना करें, या अगर कुछ सवाल आप देख लिए तो कोई एक ऐसा फ्रेश पेपर जरूर रखिएगा जिसको आपने एंड में बैठ के फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर पे देना।
ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठ के पेपर देते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके लिए अननोन है, तो आप किस तरह टाइम को मैनेज कर पाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस को एटलीस्ट वंस अ वीक करते हैं या ट्वाइस अ वीक भी करते हैं अभी शुरू के मंथ्स में, वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो मेरा सारा बोलने का पर्पस ये है कि थोड़ी सी आपको कंफर्ट आए सॉफ्टवेयर से, आप लोग बहुत ज्यादा घबराए नहीं, और अपनी प्रैक्टिस को आपने नहीं रोकना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे को लिखना ही नहीं आएगा, जिसकी ड्राफ्टिंग में इश्यूज होंगे, उसको मैं सॉफ्टवेयर दे दूं, पेपर दे दूं, वो कुछ भी लिखेगा, उसके मार्क्स उसको वैसे भी नहीं मिल रहे होंगे। बाकी इस गाइडेंस में ऐसे काम की चीजें नहीं है। ये फ्लैग ऑप्शन हमने देखा था, आप भी इसको अभी एक्सप्लोर कर लिएगा कि आप क्वेश्चंस को फ्लैग करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पोर्शन छोड़ा हुआ है, फ्लैग करें, आप आगे बढ़ जाएं। तो जैसे ही आप ओवरव्यू की विंडो से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, कौन से क्वेश्चंस फ्लैग हुए हुए हैं। अब कंप्लीटनेस भी यहाँ पे ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है। सॉफ्टवेयर ये नहीं बता सकता कि आपने 10 पॉइंट लिखने थे तो 10 पॉइंट ही लिखे। कुछ टेक्स्ट इंटर होगा तो उसके थ्रू वो उसको हाईलाइट कर देता है। आपने फ्लैगिंग को ही इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीजें क्वेश्चन 2 में छोड़ के मैं आगे बढ़ गया, तो मैं उसको फ्लैग कर दूं, ताकि एंड में मुझे पता चलता रहे कि कौन से क्वेश्चंस को मुझे दोबारा से रिविजिट करना है। ओवरव्यू में आप क्विकली नेविगेट कर सकते हैं, अगर आपने पेपर को अच्छे से समझा हुआ है, आपने याद किया हुआ है शुरू में कि कौन सा क्वेश्चन कौन से लेवल पे है। अदरवाइज आपको सीक्वेंस के साथ ही चलना पड़ेगा। तो एक रिकमेंडेशन मेरी ये भी होगी, अगर आप लोग जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे पहले, क्वेश्चन पेपर आया, मैंने क्वेश्चन को प्लान किया, तो आप शुरू के 10-15 मिनट उसको दें। प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अब आपके पास अगर फिजिकल पेपर नहीं होगा, अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते कि आकर फिजिकल पेपर इसमें देगा या नहीं देगा। एमएसए 1 में देने का एक रीजन ये था क्योंकि एमएसए 1 वाहिद वो पेपर्स हैं जिसमें आपको पेपर पे लिखना अलाउ है। अब सॉफ्टवेयर में ना हाईलाइटिंग अवेलेबल थी ना कुछ और था, तो आईकेप ने ये ऑप्शन उनको दिए कि हार्ड फॉर्म में पेपर उनको अवेलेबल करवाया। एसपीएम में अगर वो आपको हार्ड फॉर्म में पेपर नहीं देता तो उस पर आप कोई एहतजाज भी नहीं कर सकते। तो आप उसी के लिहाज से, वर्स्ट कंडीशन के लिहाज से खुद को प्रिपेयर करें। आप किस तरह सॉफ्ट के अंदर अगर क्वेश्चन पेपर आता है इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, किस तरह अगर आप आपको नोटिंग बनानी है तो रफ के अंदर आप नोटिंग किस तरह लेके जा सकते हैं, अगर आपको नेविगेट करना है या क्वेश्चन की प्लानिंग करनी है तो वो आप प्लानिंग को किस तरह कर सकते हैं। कि आपके पास पहला पूरा क्वेश्चन आ रहा है जिस तरह हमने सीक्वेंस में देखा था, उसमें आप प्लान कर लें कि भाई मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस सीक्वेंस में मुझे परफॉर्म करने। फॉरन रफ वर्क पे आके आप वो चीज़ है तो नोट डाउन कर लें अपने पास, या अगर आपको रफ पेपर वगैरह मिलते हैं तो आप उस पर वो नोट डाउन कर लें। तो पेपर के पैटर्न को अटेम्प्ट करना, जो उस तरह आप करते आ रहे हैं उसको आपने चेंज नहीं करना है। जो जो प्लानिंग की चीजें आप फिजिकल पेपर में करते थे उन प्रैक्टिसेस को भी नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट्स कंबाइन होगा तो मैं उस टाइम को इग्नोर कर दूं। उसकी इंपॉर्टेंस आपको पेपर के एंड पे पता चलती है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होती तो आप पेपर में अच्छे खासे मार्क्स लूज करके आ जाते हैं। तो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस भी करें तो उसी तरह करें जिस तरह पेपर में करनी है। जिस तरह मैं भी आपको मल्टीपल प्रैक्टिस में ये बताता हूँ कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट को देखें, सवाल को एब्जॉर्ब करें, समझें, उसको लिंक करें किस टॉपिक से वो एरिया आपके पास आया हुआ है। 2-3 मिनट लगाएं या 1 मिनट मैक्सिमम लगाएं, सवाल को प्लान जरूर करें कि मुझे उसमें लिखना किस तरह है और क्या चीजें करनी। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओवरव्यू था। बाकी ये गाइडेंस मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो टाइम किस तरह आपका सेव हो रहा होगा, ऑटो सेव ऑप्शन उसमें ऑटो बिल्ट इन है, क्वेश्चन की नंबरिंग और नेविगेशन किस तरह हो रही है आपके पास। क्लॉक हाइट तो कोई भी नहीं करना चाहेगा, क्लॉक आप शो ही रख रहे होंगे बेसिकली। और सिस्टम इनएफिशिएंसी को आपने इग्नोर कर देना, जो मैं आपको बात बता रहा था कि जितना भी लोडिंग टाइम है ये आपके पेपर के टाइम को खराब नहीं कर रहा होगा। एंड एग्जाम आपने किस तरह करना है, नहीं कर रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली किस तरह बंद हो जाएगा अपने टाइम खत्म होने पे, ऑटो लॉग ऑफ उसके अंदर अवेलेबल। तो ये एक आपके पास जनरल सी गाइडलाइन थी रिलेटेड टू दी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का हमने ओवरव्यू देख लिया। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछें, फिर मैं अदरवाइज आपको एक सवाल भी उस पर प्रैक्टिस करवा देता हूँ सॉफ्टवेयर पे। देखिए रफ पेपर वैसे मेरा नहीं ख्याल आईकैप आपको अवेलेबल करेगा, क्योंकि उसने एक्सेल शीट को ही रफ वर्क का नाम दे दिया। तो वो अज्यूम कर रहा होगा कि आपने जो भी रफ वर्किंग करनी है आप उसमें करें, अलग से पेपर आई डोंट थिंक सो कि वो अलाउ करेगा। और इस पे भी मैं डाउट करूंगा कि वो आपको फिजिकल पेपर भी दे। मे बी शायद इस अटेम्प्ट में दे दे अगर स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ फोर्स होता है। लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर आप एक चीज सॉफ्टवेयर पे ले रहे हैं तो उसका पर्पस ही यही है कि पेपरलेस आपके पास चीजें चल रही हो। क्वेश्चन पेपर भी आपके पास सॉफ्टवेयर में ही आ रहा होगा, तो आपको कुछ भी चीजें फिजिकली नहीं मिल रही होंगी। और कोई क्वेश्चन किसी का?
ताकि फिर मैं एक सवाल भी आपको प्रैक्टिस करवा दूं और उसमें हम फर्दर चीज़ें फिर थोड़ी सी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर में मुझे वो चीज़ें सॉल्व करना पड़े तो मैं कैसे उनको टैकल करूंगा। मैंने एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही इसमें अटेम्प्ट किया था। विंटर 2022 का पेपर बेसिकली मैंने लोड किया हुआ था, और विंटर 2022 के अंदर अगर मैं आपके पास शो करूं, क्वेश्चन 2 है बेसिकली, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबल है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूं। आई थिंक वन शुड ऑटोमेटिकली शट डाउन, तो आपके पास हो जाएगा। आखिरी चीज आपने क्या बोली हुई है? नहीं, पिक्स ऑफ आंसर लेने की आपको क्या जरूरत है? आपका प्रैक्टिस टेस्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली, प्रैक्टिस टेस्ट और मेन पेपर जो आपका वो 3 आवर्स के बाद खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आंसर ऑटोमेटिकली बैक एंड पे ऑटो सेव हो रहे होंगे। आप कोई एक वर्ड भी लिख देंगे, अगर आप आगे स्क्रीन पे मूव करेंगे वो बैक एंड पे उसी तरह सेव होगा। चेक करने के लिए तो आपको मैंने बताया ना, फ्लैग वाली फंक्शनैलिटी यूज करें। अगर आपको किसी चीज पे डाउट है तो आप उसको यहाँ से फ्लैग कर सकते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन 2 सही से अटेम्प्ट नहीं किया, मैं उसको फ्लैग कर देता हूँ। अब थोड़ा सा इस मसल मेमोरी को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बाकी जितने भी चैलेंजेस है वो हम देख लेते हैं। मैं आपको ये सवाल भी सॉल्व करवाता हूँ, मैंने बेसिकली खास इस सेशन के लिए ही रखा हुआ था। अब ये सवाल मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि उसके अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा भी अवेलेबल है, और आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिखना है। यही एक चैलेंज हो सकता है एसपीएम में आपके पास कि आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करते हैं। एक छोटी सी लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि भाई वो सॉफ्टवेयर एज इट इज चीजों को पेस्ट करना अलाउ नहीं करता। अब एसपीएम में उसका इतना ज्यादा ड्रॉबैक तो नहीं आएगा आपके पास, इसलिए मैंने इसके लिए दो अप्रोचेस बनाई है। अगर कोई एफएफआर वगैरह का क्वेश्चन हो, पूरी बैलेंस शीट मुझे कॉपी करनी हो, वहां पे इस चीज का चैलेंज है। लेकिन यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मुझे पता है कि कैलकुलेशन वाला एरिया है, तो मुझे अभी वर्ड वाले एरिया पे या आंसर स्क्रिप्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से हम दो तीन चीजों को देखते हैं कि सवाल को देखते हुए प्लान कैसे करना है, कि कौन से एरिया को मुझे यूज करना है और सवाल को किस तरह लेके चलना है। ये विंटर 2022 का आपके पास क्वेश्चन 2 है। अगेन स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे कि मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है। एनालाइज करना है ट्रेंड इन सेल्स वॉल्यूम प्रेजेंटेड इन द टेबल, ऑल्सो सजेस्ट पॉसिबल रीजन फॉर सच अ ट्रेंड। अब नॉर्मल काम जो हमारा है प्रैक्टिस का वो वैसे ही होगा। वर्ब पता होना चाहिए मुझे, एनालाइज का वर्ब यूज किया हुआ है, मुझे टेबल दिया हुआ है, उसके साथ थोड़ा बहुत मेरे पास डिस्क्रिप्टिव कंटेंट अवेलेबल है, तो इट मींस आई नीड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। अब अभी बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपने स्टार्ट किया है सब्जेक्ट को पढ़ना। जब आप आगे जाके प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इतना स्ट्रांग हो जाना है कि आप सवाल को देख के इनिशियल प्लानिंग खुद से कर लें, और आप सवाल को देख के थोड़ा सा जज कर लें कि सवाल चलेगा किस तरह। अब मुझे अपेरेंटली नजर आ रहा है कि जब मेरे पास इतना ज्यादा क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबल है, तो इट मींस अगर मुझे इस डेटा में से इंसाइट निकालनी है तो मुझे इस डेटा को किसी न किसी कैलकुलेशन से गुजारना पड़ेगा। सेल्स का ट्रेंड मुझे अपेरेंटली नजर आ रहा है। एक तरीका तो यह है कि मैं उसको देखते हुए एनालाइज करूं कि सेल्स कब मेरे पास डाउन हो रही है, कब मेरे पास बढ़ रही है। दूसरा तरीका यह है कि मैं इस पे ग्रोथ निकाल सकता हूँ, कि मुझे पता चल जाएगा कि इस मॉडल की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर किस तरह रही है। जब वो नंबर मैं निकालूंगा तो मैं सवाल के अंदर जो छुपा हुआ एक कॉन्सेप्ट है या जिस प्रॉब्लम पे सवाल बना हुआ है वो पिक कर पाऊंगा। और बेसिकली नॉर्मली होता ही यही है, जब आपके पास इस तरह का डेटा होता है उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपसे बोला जाता है एनालाइज। जब जब आपके पास वर्ब एनालाइज आएगा उसका मतलब आपने क्वांटिटेटिव डेटा को किसी रेशोज के थ्रू एनालाइज करना है, और किसी न किसी पैटर्न को या फाइंडिंग को आपने आइडेंटिफाई करना है। अब जिसको वर्ब की अच्छी नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो वो सवाल को लेके कैसे चलना है नहीं समझ सकेगा।
अब मुझे पहली चीज पता चल गई कि यार मुझे इस टेबल को यूज करना है, मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। अब मैं आ जाता हूँ टेबल पे। अभी मैं सवाल का कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास डेटा किस तरह का अवेलेबल है। अगर मैं ये देखूँ, मेरे पास प्रोडक्ट की टाइप्स दो हैं, उसी के फर्दर तीन तीन वेरिएंट्स हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास डेटा के डायनामिक्स कितने ज्यादा हैं, कि मेरे पास दो प्रोडक्ट्स की भी फर्दर तीन तीन टाइप्स है, तो छह टाइप्स ऑफ मेरे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनका डेटा है। और कितने साल हो गया, 5 साल का। तो 6 5 30 करूं तो मेरे पास 30 डेटा सेट्स तो इजीली अवेलेबल है। फिर उनके प्राइसेस अलग हैं। अब जब मैं पेपर में इस डेटा को इस तरह से अप्रोच करूंगा कि मैं डेटा को देख के ही डर जाऊं, तो मैं सवाल को हैंडल नहीं कर सकूंगा। सबसे पहले कोशिश करें कि इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें। उसको समझे कि इंफॉर्मेशन को मुझे किस पैटर्न पे एनालाइज करना है, मैं इंफॉर्मेशन में कौन से रेशोज लगा सकता हूं या कौन सी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूं जिसके तहत मेरे पास उस सवाल को लेके चलना आसान हो जाए। सबसे पहले मैंने माइंडसेट बना लिया कि मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगी, इसलिए मैंने अपने पास ये एक्सेल वाले एरिया को ओपन कर लिया और आंसर वाले एरिया को फिलहाल बंद कर दिया। अब ये प्लानिंग है, ये हर सब्जेक्ट हर सवाल के अंदर वेरी करेगी। दूसरी चीज क्या बोली उसने, ऑल्सो सजेस्ट पॉसिबल रीजन फॉर सच अ ट्रेंड। इसका मतलब ट्रेंड एनालिसिस मुझसे करवा रहा है, जिसमें मेरी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करेगा और उसकी बेसिस पे मुझे ये एनालाइज करके बताना है कि ट्रेंड मुझे क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा क्या है, एनालाइज द गैप प्रेजेंट इन द कार वेरिएंट्स, ऑल्सो रिकमेंड अ न्यू वेरिएंट दैट सीएम शुड इंट्रोड्यूस इन द मार्केट इन 2022। अब सवाल का बैकग्राउंड पढ़े, रिक्वायरमेंट से वर्ब को एनालाइज करें कि सवाल के अंदर किस तरह की एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद आप सवाल को शुरू से पढ़ना शुरू करें। सिटी मोटर्स स्पेशलाइजेज इन मेकिंग 600 सीसी एंड 1300 सीसी हैचबैक कार्स। एक हमारी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दो उसके मेन वेरिएंट्स हैं, 660 सीसी एंड 1300 सीसी। सीएम डिफरेंशिएट करता है इस कार वेरिएंट्स विद टू फीचर्स। हर एक आपके पास सीसी वर्जन के अंदर दो फर्दर मोड्स या फीचर्स अवेलेबल है, इको मोड, हाईटेक पैकेज। इको मोड का मतलब आपके पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक मोड अवेलेबल है, और दूसरा आपके पास हाईटेक पैकेज होगा जिसके अंदर चीजें ऑटोमेटिक वगैरह होंगी और दूसरे फीचर्स अवेलेबल होंगे। इको मोड फीचर्स मैक्सिमाइजेस फ्यूल एफिशिएंसी इन द कार। अब जब मेरे पास इतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है ना, तो एक बात याद रखिएगा कि हर जुमले का कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर होगा। हर जुमला आपको किसी ना किसी डायरेक्शन में एग्जामिनर कोशिश कर रहा होगा कि आपको लिंक करवा सके, आप उससे कॉन्सेप्ट लिंक कर सके। आईकैप के क्वेश्चन में थोड़ा सा चैलेंज यही होता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड होती है। जो इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड हमारे पास कोई भी होती है, हमसे वो एक्सपेक्ट करता है कि हम खुद सेंस बनाए इन्फॉर्मेशन से। एसीसीए में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें वो एक्सप्लेन कर देता है। अब यहाँ पे इसलिए आपने क्या माइंड में रखना है कि यार अगर कोई ना कोई जुमला लिखा हुआ है तो उसकी सवाल में कहीं ना कहीं पे कोई एप्लीकेशन जरूर होगी। अब यहाँ पे ये बात लिखी हुई है ना, इको मोड फीचर्स मैक्सिमाइजेस फ्यूल एफिशिएंसी इन द कार। अब ये फ्यूल एफिशिएंसी मेरे लिए कहीं ना कहीं काम आएगा। Whereas high-tech packages is used to equip the car with the state-of-the-art navigation and stereo system। अब ये मुझे पता चल गया कि ये मेरे पास बेसिकली शशकें हैं। एक मेरे प्रोडक्ट की बेसिक नीड है जो कि क्या है, ट्रेवल। उस बेसिक नीड के साथ मेरे पास दो चीज़ें एसोसिएटेड हैं। अगर मेरे पास फ्यूल एफिशिएंट कार होगी तो वो मुझे सपोर्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कवरेज, मेरे पास जेब से ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे होंगे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी अगर मैं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स रखता हूँ। दूसरा, मेरे पास किसी को अगर शशके चाहिए, कुछ और फीचर्स इक्विप करवाने हैं, तो उसके लिए उसके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि वो नेविगेशन सिस्टम, स्टीरियो सिस्टम पे भी जा सकता है। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरी कंपनी के जो दो मॉडल्स हैं उनके दो दो फीचर्स अवेलेबल हैं। आगे क्या कहता है, प्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो इज द सेल्स वॉल्यूम फॉर ईच ऑफ द कार वेरिएंट्स करंटली इन द मार्केट। अब यहाँ पे उसने आपको एक ट्रेंड दिया हुआ है कि मेरे पास 660 सीसी और 1300 सीसी की जो गाड़ियां अवेलेबल हैं, उनके कौन कौन से वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल है। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं अपनी रिक्वायरमेंट बी को 2 मिनट के लिए पढूं, तो देर माइट बी अ चांस कि मेरे पास अगर ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है तो इसमें कोई ना कोई ऐसे कॉम्बिनेशन जरूर होंगे जो अवेलेबल नहीं है, जो मुझे एनालाइज करने हैं। तो इसका मतलब शुरू के ये 4 कॉलम तो मेरे पास रिक्वायरमेंट बी के लिए रेलिवेंट वैसे ही होगा। नीचे क्या कह रहा है, सीएम इज लुकिंग टू ब्रिंग अनदर कार वेरिएंट दैट सर्व्स द गैप ऑफ इको मोड एंड हाईटेक मोड पैकेज वेरिएशंस। अब यहां उसने मुझे फर्दर हिंट दे दिया
कि भाई मेरे पास जो जो पैकेजेस अवेलेबल हैं, हम उसमें कोई एक और पैकेज इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं जो मेरे पास गैप है उसको फिल इन करे। अब ये है सवाल के अंदर जो लिखी हुई बात है, उसको एनालाइज करना। अब यहाँ पे मैं रिलेट करता हूँ वो स्टूडेंट्स जो एसपीएम को अच्छे तरीके से पढ़ के आए हुए होंगे। अभी ऑब्वियसली मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ये सारी नॉलेज रखते हो, अभी मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अब इस इंफॉर्मेशन से चीजें लिंक वो कर सकेगा जिसके पास पूरे सब्जेक्ट का एक होलिस्टिक व्यू होगा और उसने चीजें पढ़ी हुई होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसमें दो तीन चीजें बताऊं, अब एक बंदा तो रिकमेंड क्या कर देगा कि जो जो गैप होगा वो यहाँ पे देखेगा कि भाई यस यस नो 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 वाले वर्जन अवेलेबल जो नहीं है वो रिकमेंड कर दो। दूसरा स्टूडेंट वो होगा जो इस सवाल के डेटा को समझेगा, सवाल के अंदर जो हिडन इंसाइट अवेलेबल है उसको समझेगा, और गैप बताने के बाद रिकमेंड वही करेगा जो कंपनी की नीड को सर्व कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी सेल्स डिक्लाइन पे जा रही है, तो भाई कंपनी का ये वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पस क्या होगा कि मैं अपने उस डिक्लाइन की कॉस्ट को एड्रेस कर सकूं, सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ मेरे पास आ सके। इसी तरह कंपनी का कोई एक वेरिएंट अगर पॉपुलर है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो वेरिएंट क्यों पॉपुलर है। अब यहाँ पे चीजें लिंक होना शुरू हो जाती हैं। अब एक्सटर्नल एनालिसिस आ गया चैप्टर 2 का, कि भाई मेरे पास मार्केट में ऐसे क्या डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरी सेल्स पे इम्पैक्ट पड़े, जो नॉर्मल कंपनीज के केस में होता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो जो यूजर्स हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, महंगी गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले वो शशके हटाएंगे, इसका मतलब हाईटेक पैकेजेस हटाएंगे। आपकी सेल्स ड्रॉप होने में उसका भी रीजन होगा। दूसरे एंड पे अगर आपके पास गाड़ियों के जो मेन कॉस्ट है, आपको रनिंग कॉस्ट जिसको मैं कहता हूँ, वो आपके पास क्या है, वो फ्यूल है। अगर कोई ऐसा मेरे पास गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ रहा है या गवर्नमेंट फ्यूल प्राइसेस को इंक्रीज कर रही है, तो मुझे उससे भी लिंक करना पड़ सकता है कि भाई मेरी सेल ड्रॉप होने का एक्सटर्नल रीजन हो सकता है। जब भी हम एक्सटर्नल एनालिसिस पढ़ते हैं उसके बाद हम इंटरनल एनालिसिस पढ़ते हैं, ताकि हम कोरिलेट कर सकें कि एक्सटर्नली क्या चेंज हुआ जिसकी वजह से मुझे हिट पड़ी, और इंटरनली मैंने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से मुझे वो हिट पूरी हो गई और मैं उसको सही से केटर नहीं कर सका, या मेरे पास क्या क्या वीकनेसेस थी, या मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। ये आपके पास मेनली पूरी ग्रिड ए है जिसमें आप स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस पढ़ते हैं और उसको आप सारे स्टेप से गुजारते हैं कि आपने कब एक्सटर्नल एनालिसिस करना है, इंटरनल एनालिसिस करना है, क्या चीजें आपको अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करने की जरूरत है। बेसिकली जो गाड़ियों का गैप आप रिकमेंड करेंगे, दैट विल बी योर स्ट्रेटेजी, कि जिस वेरिएंट पे आप सेल्स को इंक्रीज कर सकेंगे इन फ्यूचर। अब ये बात हो गई थोड़ी सी टेक्निकल। अब आते हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड अटेम्प्ट करने से रिलेटेड। अब मुझे कॉपी करने तो वो नहीं दे रहा है, तो मेरे पास दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच वन ये तो है कि मैं इस टेबल को बना लूँ यहाँ पे, टेबल बनाने के बाद जो कैलकुलेशंस हैं उसमें मैं एक्सेल की मदद लेके जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन परफॉर्म कर लूँ। तो मैं पहली अप्रोच पे जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक दूसरी अप्रोच भी बता देता हूँ। अब ये मैं तो पूरा पूरा लिख रहा हूँ पेपर में, आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्या आपको टाइम बचाना है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन लिखें जिससे आपको वो चीज़ इजीली एनालाइज हो सके। अब ये चीज़ आप जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर जितना क्विकली कर सकेंगे, अब इसमें आपको ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना, तो आप इसको बिल्कुल जल्दी जल्दी जितना कर सकें वही आपके लिए अच्छा है। बाकी इस सवाल को समेटना कैसे है वो हम देख लेते हैं। आपको लग रहा होगा ये टाइम थोड़ा सा टाइप करने में ज़ाया हो रहा है। अब अप्रोच वन मैंने उसको इसलिए रखा हुआ है कि इस अप्रोच में भी टाइम किस तरह बच सकता है वो हम देख सकें। अब मुझे ये पता है कि यार मुझे येस और नो तो इजीली नजर आ रहा है, मुझे उसको दोबारा रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटा एनालिसिस में कोई हेल्प नहीं करेंगे, मैं येस और नो पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। प्राइस भी मुझे पता है कि अपेरेंटली मैं बराबर से देख ही सकता हूँ, दो स्क्रीन खुली हुई है।
तो मुझे प्राइस दोबारा लिखने की भी ऐसा जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत क्या है, मैंने पिक क्या किया था कि यार मुझे ग्रोथ किसी तरह पता चल जाए, तो मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि मेरे पास किस वेरिएंट में क्या चीजें चल रही है। उसके लिए मुझे इन नंबर्स की जरूरत है। अब ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास स्मार्ट प्लानिंग है कि आप किस तरह इंफॉर्मेशन को जो आपके काम की नहीं है या उसको दोबारा रेप्लिकेट करना आपके लिए काम का नहीं है, आप उसको अवॉइड कर सकें। अब ये चीजें आपके पास प्रैक्टिस से ही आएंगी। अब ये डेटा मैंने रेप्लिकेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं वो वाला काम कर सकता हूँ, मर्ज वाला जो मैंने डिस्कस किया था, जिसमें मैं अगर फ्री स्पेन कर दूं। ये सॉफ्टवेयर में यही थोड़े से नेविगेशन चैलेंजेस हैं, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही थोड़े से पता चलेंगे। तो दोबारा आई थिंक करता हूँ। फर्स्ट रॉ फिर हम इसके अंदर फ्रीज करके देख लेते हैं। अब ये आई थिंक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो हम इसको फिर एक काम ये कर सकते हैं कि मैं फर्स्ट रॉ के अंदर वो चीज़ें लिख दूं, या मैं एक्स्ट्रा कॉलम्स इनको मैं हटा ही देता हूँ और मैं वहां पे इस डेटा को पूरा लेकर आ जाता हूँ, ताकि मैं एक ही विंडो पे देख सकूं। इस तरह हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बेसिक डेटा अपने पास डाल दिया। अब मुझे इस डेटा की ग्रोथ निकालनी है। अब यहाँ पे डेटा को एज इट इज लिखने का पर्पस ये है कि एक अप्रोच क्या है कि मुझे समझ नहीं आया या मैंने इफेक्टिवली प्लान नहीं किया, मैंने डेटा एज इट इज कॉपी कर दिया। अब अगर मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो अब मुझे डेटा को प्रेजेंट करने की भी स्किल सीखने की जरूरत है, कि मैं कितनी रॉस छोड़ सकता था कि मैं ग्रोथ उसी के नीचे रॉ में दिखा देता फॉर एग्जाम्पल। या दूसरा ऑप्शन क्या था कि मैं ग्रोथ को बराबर में रेप्लिकेट कर दूं, सिर्फ वेरिएंट्स का नाम लिख के। अब ये सारी चीजें जो आपको प्रैक्टिस करते हुए इंप्रूव करनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि मैं किस तरह डेटा को रफ वर्क में लिखूं और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं कि मैं डायरेक्टली रेलिवेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकूं जो मुझे चाहिए। अब यहाँ पे मैं ये यूज कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास ये डेटा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, वर्जन्स भी मुझे पता है कि कौन से क्या है। मैं इसको रेप्लिकेट करूं बराबर में, और यहाँ पे मैं ग्रोथ का फॉर्मूला लगा दूं। अब ये फॉर्मूलाज आपके नॉर्मली वैसी हैं जिस तरह आप एक्सेल में लगाते हैं।
इसको आप जाके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। अब यहाँ पे आप एक्सेल की फंक्शनैलिटी यूज कर लें। अब फॉर्मूला एक्सेल की तरह ही हर सेल पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा, जिस तरह हम एक्सेल पे लगाते हैं। एक चीज इसमें मैं और भी देख सकता हूँ कि मेरे पास जो फॉर्मूलाज लगे हुए हैं वो सही आ रहे नहीं आ रहे फॉर्मूला बार के थ्रू। अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पिक कर रहा है वो। अच्छा, ये थोड़ा बहुत चैलेंज आपको इसलिए भी आ सकता है क्योंकि अगर आपने देखा होगा मैंने अब कॉपी किया तो उसके इर्द गिर्द डॉटेड लाइंस आ गई, इसका मतलब अब उसने पिक कर लिया। कभी कभार कनेक्टिविटी की इशू की वजह से ये भी हो सकता है कि वो कॉपी का फंक्शन ही ना उठा रहा हूँ। अब अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो इसको सही पेस्ट करना चाहिए, अब इसने सही कर दिया। और ये मैं फॉर्मूला बार से देख भी सकता हूँ कि मेरे पास फॉर्मूलाज चेंज हुए हुए हैं और नॉर्मली मेरे पास आ रहे हैं। 17 की मुझे ज़रूरत नहीं है ग्रोथ देखने के लिए, अब मुझे यहाँ पे पता चल गया। अब मैं डेटा को एनालाइज करने के लिए अपने लिहाज से चाहूँ तो एडजस्ट कर सकता हूँ कि मैं एक डिजिट पे खोल लूँ। एक डिजिट की भी मुझे अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं बिल्कुल इसको बंद करके नॉर्मली भी देख सकता हूँ। अब यहाँ से मुझे पूरे सवाल की पिक्चर पता चल रही है। एक एंड पे मेरे पास स्क्रीन अवेलेबल है जिसमें पहला वाला एरिया था, मैंने उसको यहाँ पे यूज़ नहीं किया, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उसको यहाँ से भी रेफर कर सकता हूँ। आइडियल सिनेरियो तो ये होता कि मैं इस पूरे बॉक्स को कॉपी करता, यहाँ पेस्ट करता, डायरेक्ट से फॉर्मूला लगाता, उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं। लेकिन अब आईकैप ने, आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को थोड़ा सा बंद किया हुआ है कि आप क्वेश्चन एरिया से कोई चीज़ कॉपी नहीं कर सकते, ना यहाँ पे ना ऊपर। तो अब हमें इसको फिर इसी तरह रेप्लिकेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को एनालाइज कर सकता हूँ कि मेरे पास कौन सी गाड़ी का ट्रेंड क्या चल रहा है। अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि यार 2019 तक तो मेरे पास चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल थी, 19 के बाद से मेरे पास चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल 18% से डायरेक्ट 46% ग्रोथ चले गए, 29 से डायरेक्ट 100, 50 से 17, 14 से 19 पे आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया, और जीरो ग्रोथ हो गई 40% से। अब दिस इज डेटा एनालिसिस, कि मैं डेटा को देखते हुए अब फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि यार वैसे तो चीजें नॉर्मल चल रही हैं लेकिन 19 के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि एक सडन चेंज आ रहा है। यही आपसे सवाल में एक्सपेक्टेशन है, ट्रेंड एनालिसिस, कि एक ट्रेंड अगर नॉर्मली चल रहा है, एक बिजनेस नॉर्मल ग्रोथ दे रहा है, उसमें अचानक से एब्रप्ट चेंज क्या आ रहा है। अब मुझे यहां से पता चल गया एनॉमली किस साल में। अब मेरे पास डेटा डिवाइड हो गया, बिफोर 2019, आफ्टर 2019। अब मैं लिंक कर सकता हूं कि इस ट्रेंड के पीछे कॉमन कॉज क्या हो सकती है। अब मैं एक एक को जाके पढ़ूंगा। कार वेरिएंट A1 मेरे पास है, इको मोड भी है, हाईटेक मोड भी है, प्राइस 20 lakhs है। मेरे पास सेल्स में क्या हो रहा है, सेल्स इसकी बढ़ रही है 2022 के अंदर। अब इसमें कॉमन सब कुछ ही है क्योंकि इसमें हाईटेक भी है, इको भी है। अब दूसरा देखते हैं, ए टू में मेरे पास इको मोड है लेकिन हाईटेक मोड नहीं है। इस केस में क्या हुआ, सेकंड पे अगर मैं आया, इसकी मेरे पास सेल्स 29 से 100% हो गई, डबल मेरे पास ग्रोथ आ गई। इसका मतलब मुझे एक चीज तो यहां से समझ में आ गई कि मेरे पास इको मोड को फेवर किया जा रहा है आफ्टर 2019। इसी को एक और वेरीफाई कर सकते हैं, A3 मेरे पास है, ना इको मोड है ना हाईटेक मोड है, इसकी सेल्स में क्या हुआ, ड्रॉप आ गया। इसका मतलब जहां जहां पे इको मोड है सेल्स बढ़ रही है, जहां पे इको मोड नहीं है वहां पे ड्रॉप आ रहा है मेरी सेल्स में। मुझे एक कॉज मिल गई, किस मॉडल पे, 660 सीसी पे। देयर माइट बी अ चांस कि ये पैटर्न 1300 सीसी पे रिपीट ना हो, देयर माइट बी अ चांस कि ये पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो सकता है। अब ये थोड़ी आगे की बात है, मैं अभी से थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ। जब हम मार्केटिंग के अंदर जाके कस्टमर सेगमेंटेशन पढ़ते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन पढ़ने का पर्पस यही होता है कि मैं पैटर्न एनालाइज कर सकूं विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट ऑडियंस। कि मेरे पास अगर एक मिडिल
एज ग्रुप है या मेरे पास एक मिडिल इनकम अर्नर्स हैं, वो किस चीज से इफेक्ट हो रहे होंगे? इन्फ्लेशन से, फ्यूल प्राइसेस से। लेकिन मेरे पास जो मेरे हाई एंड कंज्यूमर्स होंगे वो जरूरी नहीं है इस पैटर्न से इफेक्ट हो, उल्टा भी हो सकता है कि वो हाईटेक को ही फेवर कर रहे हो। अब यहाँ पे मैंने सवाल के डेटा को पढ़ने से पहले अपनी बैकएंड नॉलेज को चेक किया, क्योंकि अभी तो ये सवाल है, इसमें एक पॉसिबिलिटी डाली है, कल को वो इस सवाल के अंदर जो मैंने बात करी दूसरी चीज भी कर सकता है, कि आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सवाल में दो पैटर्न्स रख दें। एक वो ऑडियंस जो अफेक्ट हो रही है इन्फ्लेशन से, प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस भी आप जिनको कह सकते हैं। दूसरी वो जो इनडिफरेंट है इस फैक्टर से। इसका मतलब कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी सिर्फ 600 सीसी पे चेंज करने की जरूरत है, 1300 सीसी पे करने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। अब इस चीज को हम देख लेते हैं कि इस सवाल में क्या हो रहा है। अब मैंने अपने माइंड में 1300 सीसी से एक बेसिक स्केच क्या बनाया कि यार महंगी गाड़ियां, तो ये मेरे पास लो इनकम अर्नर्स तो नहीं होंगे, एक नॉर्मल एवरेज ग्रुप होगा। इको मोड दोनों में अवेलेबल है B1 के अंदर। इसमें क्या हुआ, सेल्स ड्रॉप हुई, सो सेल्स बढ़ी मेरे पास, लेकिन इतना बड़ा जंप नहीं आया जितना मेरे पास 660 सीसी में आया, 14 से 19% हुई। दूसरा कौन सा था जिसमें इको मोड नहीं था, हाईटेक मोड था, उस केस में क्या हुआ, सेल्स नेगेटिव में चले गए। इसका मतलब ये चीज तो क्लियर हो गई कि भले 1300 सीसी हो, 660 सीसी हो, मेरे पास इको मोड इज द मेन ड्राइवर फॉर द सेल्स आफ्टर 2019। तीसरा मेरे पास जिसमें दोनों ही नहीं थे, उसकी ऑडियंस इनडिफरेंट रही, कोई ग्रोथ ही नहीं थी, फ्लैट मेरे पास चीजें चली। और ये बात भी मुझे पता होनी चाहिए कि फ्लैट ग्रोथ इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, क्योंकि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें ग्रोथ रखी जाती है, आपकी अर्निंग पोटेंशियल्स को बढ़ाया जाता है, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन होती है। आपने चैप्टर 1 में स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में ये चीज पढ़ी भी होगी। अब मुझे ट्रेंड्स पता चल गए, अब मुझे सवाल की बैक एंड पे बेसिक थीम पता चल गई। अब दूसरा चैलेंज क्या आएगा कि मेरे पास जितना कैलकुलेशन पार्ट था वो हो गया, इससे ज्यादा आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। ग्रोथ रेवेन्यू की ही आप निकाल सकते थे, बाकी चीजें आपके पास टेबल में ऑलरेडी सारी बनी है। अब मुझे स्ट्रेटेजी बनानी है कि मुझे सवाल को लेके कैसे चलना है। अब मैं आता हूँ वापस क्वेश्चन वाले एरिया पे। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्रेंड को एनालाइज करना है सेल्स वॉल्यूम में, और पॉसिबल रीजन देने। तो क्या मैं 6 ट्रेंड पे बात करूं और उसके 6 ट्रेंड के एनालिसिस करूं? कम से कम मैं आंसर जो लिखूंगा उसमें कोई 6 अलग बातें तो मैं करूं, जिसको मैं फर्दर कोरोबरेट करूं रीजनिंग से कि उसमें ट्रेंड क्या है। अब ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा तो मैं सवाल को लेके नहीं चल सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई 6 कार वेरिएंट्स हैं, हर कार वेरिएंट पे अलग अलग बात कर लूं। एक पॉसिबल रीजन ये भी है। सवाल की अभी मैं स्ट्रक्चरिंग आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ, जहां पे हम यूजुअली स्टक होते हैं, और ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी, बताने से इसमें 10 बातें बता दें, सवाल चेंज होगा, स्ट्रक्चरिंग चेंज हो जाएगी। जब तक मैं ये चीज डिसाइड नहीं कर लूँ मुझे सवाल को कैसे लेके चलना है, मैं आंसर एरिया पे नहीं जाऊँ। अपनी प्रैक्टिस में भी इस चीज को बिल्ट इन करें। दूसरा वाला एरिया मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, शुरू के मेरे पास 4 कॉलम है। अब मुझे फर्दर इंसाइट मिल गई कि यार जब मैं रिकमेंडेशन दूंगा ना कि किस वेरिएंट पे जाना है, मैं उसको सपोर्ट कर सकूंगा इस एनालिसिस से। और अगर मैं इसको लिंक करूं तो मैं ये भी, अब यहाँ पे आपकी नॉलेज आ रही है कि आपको डेटा से ट्रेंड मिल गया। सवाल में होता है ना आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई आपने कर लिया, एक्सप्लेन वाली चीज में अब आपकी नॉलेज है। अब आप सवाल में रीजंस लिख सकते हैं कि भाई देयर माइट बी अ चांस कि देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द फ्यूल प्राइसेस आफ्टर 2019, जिसकी वजह से इको फ्रेंडली मोड पे शिफ्ट हुआ। अब इको फ्रेंडली मोड से फ्यूल क्यों लिंक किया, सवाल में लिख के दिया फ्यूल एफिशिएंसी इन द कार। उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली भी लिख सकता था, दूसरे एंगल से भी लेके जा सकता था, CSR एंगल से भी, लेकिन यहाँ पे अब मैंने वही बोला ना, हर जुमले के पीछे कोई ना कोई पर्पस है एग्जामिनर का। फ्यूल एफिशिएंसी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो आपसे ये चीज लिंक करवाना चाह रहा है कि फ्यूल से रिलेटेड एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या चीज चेंज हुई। अब ये आपने फिर पॉसिबल रीजंस लिखने होंगे कि भाई फ्यूल प्राइसेस में चेंज हो सकता है, देयर माइट बी चांस कि गवर्नमेंट रेगुलेशन में चेंज हो सकता है, कि जो 1300 सीसी गाड़ी है उस पर टैक्स ज्यादा लगा दिया गवर्नमेंट ने। क्योंकि अगर मैं ओवरऑल देखूं मेरे पास 600 सीसी के अंदर तो ग्रोथ फिर भी है, लेकिन मेरे पास 1300 सीसी के अंदर तो ग्रोथ फ्लैट है और एक केस में नेगेटिव है। तो सिर्फ एनालिसिस ये नहीं है कि बिटवीन द वेरिएंट्स क्या हुआ, एनालिसिस ये भी है बिटवीन द मॉडल्स क्या हुआ। 1300 से 660 सीसी पे लोगों का शिफ्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर 660 पे आ रहा है तो किस वेरिएंट पे आ रहा है, और कौन सा वेरिएंट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है जिसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरी सेल्स बढ़े।
अब ये सारी इन्फरेंसेस हैं जो आपने पेपर में लिखनी होंगी। अब एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं आपको वर्ड वाले एरिया पे ले जाता हूँ। अच्छा, इसकी दूसरी अप्रोच ये भी हो सकती थी कि मैं इसको कॉपी नहीं करता, मुझे एक्सटर्नल कैलकुलेटर अलाउ है। मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे रफ वर्किंग कहीं ना कहीं तो लिखनी है ना, फिजिकल पेपर मेरे पास नहीं है, तो मैं एक्सेल में सीधा सीधा आऊँ, ये टेबल बनाऊँ और ये मैनुअल कैलकुलेशन करके यहाँ पे टाइप कर दूँ। एक अप्रोच ये भी है अगर कोई इस टेबल को टाइप नहीं करना चाह रहा। लेकिन मेरे ख्याल से इस टेबल बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि एक बार फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट हो गया वो आप इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं। वरना कैलकुलेटर में आपको इन सारे एरियाज के लिए सेपरेट कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ती, और ये कैलकुलेशन करना लाजमी थी, क्योंकि जिसने इस कैलकुलेशन के बाद इस आंसर को लेके चला उसने इस आंसर को सही तरीके से अटेम्प्ट किया। अब आंसर पे जाने से पहले मैं इसी रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स भी आपको दिखा देता हूँ, मार्किंग प्लान भी हम देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि यार सवाल की स्ट्रक्चरिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर मैं इसके मार्किंग प्लान पे आऊँ, क्वेश्चन 2 मेरे पास था, अप टू 2 मार्क्स अवेलेबल हैं फॉर ईच एनालिसिस। इसका मतलब जो हमने इनिशियली स्ट्रक्चरिंग करी वो सही थी। अगर मैं 6 पॉइंट्स लिखता और 6 पॉइंट्स की रीजनिंग भी मैं लिख रहा होता, तो मेरे पास क्या होता, 12 मार्क्स तो इजीली सिक्योर हो गए। अब जब आप फ्रीक्वेंट ये प्रैक्टिस बना लेंगे, मार्किंग प्लान को रेफर करना, एग्जामिनर कमेंट्स को रेफर करना, तो आपको खुद एनालाइज होगा, आपके आंसर की स्ट्रक्चरिंग इंप्रूव होते रहेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको चैलेंज आता है पेपर में कि भाई हमें समझ ही नहीं आया सवाल शुरू कैसे करें, सवाल को लेके कैसे चलें। सवाल में लिखना क्या है वो तो उसके बाद बात आती है, लेकिन सवाल को प्लान करना, उसको लेके कैसे चलना, आपने अपने माइंड में क्या स्ट्रक्चर बनाया, सवाल की कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करी। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा यहाँ पे 4 बातें लिख कर आ जाता, सेम एनालिसिस होते उसको डिटेल में लिख देता, अब वो बाहर निकल के आएगा सेटिस्फाइड कि मैंने पेपर पूरा टाइम किया। भाई पेपर में एक्सपेक्टेशन 4 पॉइंट्स की नहीं थी, पेपर में एक्सपेक्टेशन 6 पॉइंट्स की थी, और 6 बातें एनालिसिस से निकल कर आएंगी। आप बाद में जाकर उसको रिविजिट करेंगे, या इसी सवाल में आपको दिखा देता हूँ कि आप 6 डिफरेंट एनालिसिस इसमें इजीली कर सकते थे। सबसे सिंपल मॉडल क्या था कि एक कार वेरिएंट पे एक कमेंट। अब जिस अब यहाँ पे आता है दूसरा रोल, आइडेंटिफाई कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिया, दूसरा चैलेंज क्या आता है, अब उसमें लिखना क्या है और लिखना कैसे है। लोग चले जाते हैं आखिरी वाली चीज पे, लिखना कैसे है, और बोलते हैं ड्राफ्टिंग के इशूज है। उससे पहले वाले पॉइंट्स को हम मिस कर देते हैं कि भाई मेरे पास वो एक्यूमेन अवेलेबल नहीं था, मेरी प्रैक्टिस उस लेवल पे ही नहीं थी कि मैं स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर करके सवाल को एक प्रॉपर पैटर्न देके चीजें लिखना शुरू कैसे करूं वो तो कर सकूं। अब टेक्निकल नॉलेज भी नहीं थी यहाँ पे। अगर किसी ने ये पिक कर लिया कि भाई 2019 के बाद चेंज हो रहा है, लेकिन उसने उसको लिंक ही नहीं किया कि भाई एक्सटर्नल एनालिसिस में या एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से चीजें चेंज हुई, या इसी तरह उसने लिंक नहीं किया कि मेरे पास कौन सा वेरिएंट अवेलेबल है, और रिकमेंडेशन में उसने बगैर पूरा एनालिसिस किए हुए कोई भी रिकमेंड दे दी। अब ऑल दो मार्क्स तो उसके 3 होंगे, लेकिन इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। कि जब आपके पास एक कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है तो आप उसको प्रॉपरली थॉरोली एनालाइज करें, और जो आपका आर्ग्यूमेंट हो, आर्ग्यूमेंट्स के बेसिकली मार्क्स होते हैं कि आप चीज़ों को किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप चीज़ों को किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह आपस में लिंक कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या आप ऑर्गेनाइजेशन का इशू रिजॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर ये आपकी कंपनी होती है, आप किसी से बोलते हैं एनालाइज करो मेरे पास मसला क्या चल रहा है, और कोई बंदा अगर ये इंसाइट लेकर आता कि मेरे पास फ्यूल से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, तो अब कंपनी स्ट्रेटेजी बनाने में इस इंफॉर्मेशन को ईजिली यूज कर सकती थी। उसको पता है कि जब मैं वेरिएंट लॉन्च करना है, मेरे पास फंड्स अवेलेबल है, बजट अवेलेबल है, डायरेक्शन मुझे क्या लेनी है वो ये मुझे डेटा बता देगा। इसी को हम डेटा ड्रिवन डिसीजंस कहते हैं। दूसरे में क्या था, आपके पास 1 मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच गैप था, 2 मार्क्स में इजीली सिक्योर कर सकता था, सिर्फ मुझे वेरिएंट का नाम लिखना है। कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 660 सीसी का इको मोड प्लस हाईटेक मोड, 1 मार्क मिल गया। लिखना कितना कम पड़ा, मार्क्स भी अच्छे खासे मिल गए। और रिकमेंडेशन का 1 मार्क होता कि अगर आप जो गैप बता रहे हैं उसमें से कौन सा आप रिकमेंड कर रहे हैं, वहां पे भी अगर आप एक लाइन भी लिख देंगे तो 3 मार्क्स तो आपको बहुत इजीली मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास मिस्टेक्स क्या हो रही होती हैं, जो कि एग्जामिनर कमेंट्स में भी मेंशन है।
एग्जामिनीज वर एबल टू आइडेंटिफाई दैट द कस्टमर्स हैड अ प्रेफरेंस फॉर इको फ्रेंडली, ये मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने काम कर लिया होगा। ये वाला जो आगे का जुमला है ना, बट दे वर अनएबल टू आइडेंटिफाई अदर की फैक्टर्स सच एज नॉन परफॉर्मेंस फॉर हाईटेक मॉडल। ये वो चीज थी जो मैंने आपको जिसके दो तीन सिनेरियोज बताए थे कि ये भी हो सकता है कि 600 सीसी को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा हो वो 1300 सीसी को भी कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वो उसको इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो। कंपनी के लिए तो दोनों मॉडल्स इंपॉर्टेंट है ना। अगर कंपनी एक चीज लॉन्च करी भी है, अगर किसी एक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही है और दूसरे को आउट परफॉर्म कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो मेरे पास नॉन परफॉर्मिंग चीज है उसको इग्नोर कर दूं। यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है, और यही आपके एनालिसिस के अंदर एक अलग पॉइंट है। अभी मैं आपको पॉइंट्स पे लेके भी जाता हूँ, अभी हम सिर्फ ये देख लेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, सम एग्जामिनीज इवन रिकमेंडेड लॉन्चिंग बोथ द गैप्स डिस्पाइट द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्किंग फॉर वन न्यू वेरिएंट। अब ये वो मसला है कि मैंने रिक्वायरमेंट सही से नहीं पढ़ी, सवाल को सही से एनालाइज नहीं किया, और दोनों वेरिएंट मैंने लिखे और बोल दिया दोनों को लॉन्च कर दें। कोई मसला ही नहीं है, जबकि दोनों वेरिएंट के अंदर अभी मैं आपको बताऊंगा किस वेरिएंट का स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है और किस वेरिएंट को इंफॉर्मेशन सपोर्ट नहीं करी, जितना आपने एनालिसिस किया वो किस वेरिएंट को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा क्या है, एग्जामिनीज फेल टू रिकॉग्नाइज दैट द शिफ्ट इन कस्टमर एटीट्यूड टुवर्ड्स इको फ्रेंडली मॉडल्स दैट अकर आफ्टर 2019। अब यहाँ पे एक और डायनामिक आ गया कि परफॉर्मेंस एयर ऑन एयर तो दी भी है, लेकिन किस साल के बाद से ट्रेंड चेंज हो गया उसको आइडेंटिफाई करना एक अगेन मार्क्स स्कोरिंग पॉइंट है। कुछ लोगों ने पिक तो कर लिया होगा कि इको फ्रेंडली मॉडल की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन शिफ्ट किस साल के बाद आ रहा है ये बहुत कम लोगों ने एनालाइज किया होगा। जब उन्होंने ये काम नहीं किया तो वो यही कह रहा है कि वो डेटा को सही से ब्रेक नहीं कर सके प्री एंड पोस्ट 2019। और ये चीजें प्रैक्टिकली भी एट टाइम्स बहुत जरूरी होती हैं जब आपके पास मल्टीपल ईयर्स का डेटा हो। अब आपको पता चल गया कि यार एक सेट ऑफ डेटा के अंदर फैक्टर इनकॉर्पोरेट था। फॉर एग्जांपल फ्यूल एफिशिएंसी वाला फैक्टर 2019 से पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उस ट्रेंड के अंदर वो चीज़ आपको कैप्चर नहीं होगी। लेकिन जब 2019 के बाद वो फैक्टर इंपॉर्टेंट हो गया, तो मैं बेटर एनालिसिस कब कर सकता हूं, जब मैं दो सेट्स के अंदर डेटा को ब्रेक कर दूं प्री एंड पोस्ट, ताकि पोस्ट में मैं ये देख सकूं कि सही है अब फ्यूल का फैक्टर इंपॉर्टेंट है, अब और कौन सी चीज़ है जिसको इंप्रूव किया जा सकता है। जिसी के आगे उसने लिखा विच हैव प्रोवाइडेड अ मोर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर प्रेफरेंसेस। बिल्कुल, ये सवाल आया ही कोविड वाले टाइम पे था। कोविड वाली चीज आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो चीज सवाल ने आपको नहीं बताई हुई ना वहां पे आप ओपन है, लेकिन मैंने क्या बोला कि आपका फैक्टर लॉजिकल हो, चीजों को सपोर्ट करता हुआ नजर आए। कोविड वाली चीज डायरेक्ट लिखना इज नॉट यहाँ पे नेसेसरी। कोविड से हुआ क्या वो यहाँ पे बताने की जरूरत है कि कोविड वाले मोड के बाद भाई अगर मेरे पास इनकम के एवेन्यूज कम हो गए थे, मेरे पास एक इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट क्रिएट होने लग गया था पोस्ट कोविड, उसका इम्पैक्ट लोगों पे किस तरह से आ रहा है? कोविड के बीमार होने की वजह से नहीं आ रहा। कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट हुई, जो मेरे पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर्स्ट हुए फॉर द यूजर। यहाँ पे भी तो हम कंज्यूमर परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं ना, यूजर मैं और अगर आप हैं, तो हमें किस तरह कोविड की हिट पड़ी? इन्फ्लेशन लेवल्स बढ़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज हो गया, गवर्नमेंट को इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा, फॉरेन एक्सचेंज की मैनेजमेंट के लिए तो महंगी गाड़ियों पर टैक्स लगा दिया। ये पॉइंट भी आ सकता है फॉर 1300 सीसी कार। अब ये सारी वो चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। अब आखिरी चीज मैं सॉफ्टवेयर पे सिर्फ आपको टेक्स्ट वाले एरिया में दिखा देता हूँ कि हम चीजों को किस तरह वहां पे लिख सकते थे। अब मेरे पास जो एरिया रेलिवेंट है मैंने उसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे तो देखें सिंपल आपके पास वर्ड शुरू हो जाता है, जिस तरह वर्ड पे नॉर्मल टाइपिंग करते हैं, और आपको यहाँ पे पार्ट ए और इस तरह करके लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन टू स्पेसिफिक आंसर है। आप चाहें तो यहाँ पे मतलब पार्ट ए और वन करके भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपके पास ये चीजें वैसे भी स्ट्रक्चर हुई भी होंगी। पूरा मैं आंसर यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा एक फैक्टर्स बता रहा हूँ कि आप किस तरह यहाँ पे लिख सकते हैं। जी जी, एक्सेल से वर्किंग तो बिल्कुल कॉपी हो सकती है। ये तो हमने अभी शुरू में भी डिस्कस किया था कि, और ये चीज करना जरूरी भी उस केस में है अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपकी वर्किंग देखे। आप एज इट इज नीचे की ग्रोथ उठाएं, ऊपर उठा के कॉपी कर दें, और सवाल के एंड में करें, पूरा जब टाइप वाइप कर लें उसके बाद एंड में डाल दें और लिख दें कि वर्किंग फॉर रेफरेंस
ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि भाई इसने किस बेसिस पे बातें करी। और ये आप मैं रिकमेंड करूंगा जरूर करें, अपनी वर्किंग को जाया ना जाने दें। भले क्वेश्चन की पूरी टाइपिंग करने के बाद एंड में डाल दें और उसको रफ वर्किंग लिख दें, क्योंकि एक्सेल वाले एरिया एग्जामिनर के पास नहीं जाएगा, ना वो उसको कंसीडर करेगा मार्किंग के लिए जब तक वो चीज़ यहाँ पे पेस्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे आप इजी फीचर्स यूज कर सकते हैं, आप बुलेट्स यूज करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ ऐसी स्ट्रक्चरिंग बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बात हमें करनी थी, ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू इको मोड। अभी मैं सिर्फ फैक्टर्स बता रहा हूँ हम किस किस पे बात कर सकते हैं। एक पोस्ट 2019। अब इस तरह करके मल्टीपल पॉइंट्स हैं, अब सिर्फ एक पॉइंट पे आता हूँ और मैं उसकी ड्राफ्टिंग बताता हूँ। अब जैसे मैंने इसी पॉइंट को मुझे लेके चलना है कि भाई मेरे पास 2019 देयर हैज बीन अ शार्प चेंज इन द सेल्स वॉल्यूम। अब ये मैंने एक फैक्टर उठाया सवाल से, डेटा के थ्रू जिसको मैंने एनालाइज किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट लिख दिया कि भाई मुझे क्या चीज नजर आई। अब इस पे फर्दर कमेंट करूंगा तो मेरा आंसर कमेंट कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे आप जाके नीचे रेफर कर लें कौन कौन से वेरिएंट्स की डिमांड आपके पास बढ़ी, क्योंकि आप अपने एनालिसिस को सपोर्ट करेंगे ना डेटा के थ्रू। अब मेरे पास A2 वेरिएंट है, A1 मेरे पास है। अब ये भी कर सकते हैं आप। आपने नीचे टेबल पेस्ट किया हुआ होगा, वहां से देख लेगा, वरना लिखना चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अभी मैं फुल स्टॉप यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा आंसर कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है। पहले मैंने एक कंक्लूजन डाला कि मुझे पोस्ट 2019 को चेंज नजर आया, उसको मैंने डेटा से सपोर्ट किया कि डिमांड जो मुझे नजर आई 600 सीसी की बहुत सिग्निफिकेंटली, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज, फर्दर पॉसिबल रीजन फॉर सच अ ट्रेंड। अब ये बात तीसरी आई। अब ये तीन बातों में एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब मैंने इसमें क्या क्या किया, पहले मैंने जो एनालाइज किया, जो नीचे ग्रोथ की मेहनत करी वो कैप्चर करी, पोस्ट 2019 क्या हुआ। उसके बाद मैंने कैप्चर क्या किया कि मेरे पास जो इको मोड है, सॉरी मेरे पास कौन कौन से वेरिएंट्स हैं जो मेरे
बात को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने डेटा में जो चीज देखी उसकी बेसिस पे मैंने ये चीज लिखी। अब वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? यूजुअली ये वाई आंसर जो होता है स्टूडेंट मिस कर देते हैं, जो मार्क्स स्कोरिंग होता है, कि इको मोड मुझे पता था फ्यूल एफिशिएंट था, फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से वो कंज्यूमर जो सफर कर रहे थे हाई फ्यूल प्राइसेस से, वो इस मोड की तरफ शिफ्ट हो गए। यहाँ पे जाके मेरा ये पूरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। इतनी बातें अगर मैं लिखूंगा तो इस पॉइंट के मुझे 2 मार्क्स मिलेंगे, और इसी तरह की मैं अगर 6 बातें लिख दूंगा तो मुझे पूरे 12 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 बातें लिखूंगा तो मुझे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज पार्ट बी। पार्ट बी में मुझे इतनी ज्यादा ड्राफ्टिंग का सोचना भी नहीं है, सिर्फ मुझे इन कॉलम्स को गौर से देखना है। मेरे पास इको मोड हाईटेक मोड का एक वर्जन अवेलेबल है, इको प्लस हाईटेक है। मेरे पास हाईटेक प्लस इको अवेलेबल नहीं है। 600 सीसी में कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं है जो हाईटेक हो और इको ना हो। पहली रिकमेंडेशन, 1 मार्क्स मिल गया मार्किंग प्लान के लिहाज से, सिर्फ इतनी सी बात लिखने पे। दूसरी चीज, 1300 सीसी में मेरे पास दोनों मिला के अवेलेबल है। इको मोड अवेलेबल नहीं है, हाईटेक है, और दोनों मोड्स अवेलेबल नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मिसिंग है? यहाँ पे इको मोड के साथ हाईटेक मोड का नो अवेलेबल नहीं है, वो मैं रिकमेंड कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या दूंगा? मुझे पता है कि मेरा 600 सीसी वाली चीज तो चल रही है क्योंकि इसमें इको मोड्स वाली गाड़ियां सही से बिक रही हैं। मसला मेरे पास नॉन परफॉर्मिंग 1300 सीसी में था। अब मुझे गैप दोनों मॉडल्स में नजर आ रहा है। बट माई रिकमेंडेशन वुड बी टू लॉन्च 1300 सीसी कार विद एन इको मोड एंड नॉन हाईटेक मोड। क्यों? मैंने जितना सारा ट्रेंड एनालिसिस किया और मैंने देखा कि हाईटेक मोड जिसमें अवेलेबल है उसकी तो सेल्स नेगेटिव में जा रही, इको मोड को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर वाला पूरा कंक्लूजन फिर मैं वहां पे आंसर में लिख दूंगा अपनी रिकमेंडेशन। 3 मार्क्स मुझे यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। ऊपर वाले पार्ट में आपने अगर 8 मार्क्स भी ले लिए, 3 यहाँ से भी ले लिए, तो आपको 11-12 मार्क्स मिल गए 15 मार्क्स के सवाल में। आप पास हो गए सवाल में इजीली। तो बेसिकली इसमें हमने जो एड्रेस किया है सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें क्या क्या हो सकती हैं, मैं आपको एंड में वो भी दिखा देता हूँ टेस्ट कैसे होता है। ये आपके पास टेबल के फॉर्मेट में पेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्किंग, जिस तरह हम पेपर में करते हैं। आपने आंसर नॉर्मल लिखा, नीचे वर्किंग डाल दी, उसको रेफर करना होगा, वो यहाँ आएगा, यूं स्क्रॉल करेगा, उसको नजर आ जाएगा आपने ग्रोथ निकाली हुई है, और ग्रोथ की बेसिस पर आपने ट्रेंड को एनालाइज किया हुआ है। टेबलर फॉर्मेट में ही वो पेस्ट होता है तो अच्छा है, वर्किंग आपके पास प्रेजेंटेबल भी होती है। अब इसमें आप बाकी चीज़ें सीखना चाहें या करना चाहें तो कर लें। आपने हेडिंग को बोल्ड करना है, चीज़ें करनी है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक जो चीज़ है वो डेटा कंट्रोल है। कौन सी चीज़ को किस तरह लेके चलना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें पता होनी चाहिए मेनली। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी का कोई चैलेंज, प्रैक्टिस कैसे लेके चलनी है? अब दोनों चीज़ें हमने इसमें एड्रेस की हैं, सॉफ्टवेयर भी और अप्रोच भी। और जो हम चीज़ें एट्रीब्यूट करते हैं ड्राफ्टिंग को, वो भी, कि हमारे पास किस तरह टेक्निकल पॉइंट्स लिंक होते हैं, किस तरह मेरे पास प्रैक्टिस का एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर चलाने का एलिमेंट भी किस तरह मेरे पास इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को मैं प्लान कैसे करता हूँ वो हमने मार्किंग प्लान से देखा। एग्जामिनर कमेंट से हमें फर्दर इंसाइट मिली कि हम कौन से पॉइंट मिस कर देते हैं और आंसर को कंप्लीट मान लेते हैं। ये सारी चीज़ें बताने का पर्पस यही था कि सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड चैलेंजेस हमें ना पता हो, हमें अपनी भी मिस्टेक्स बहुत सारे एंड पे पहले से पता हो, कि हम जो सारी चीज़ें उठा के ड्राफ्टिंग पे डालते हैं, या अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ के ही नहीं गया मैं, तो मैं वहाँ पे ना सॉफ्टवेयर की बेसिस से मुझे मसला आएगा ना कुछ आएगा, मैं लिख ही नहीं सकूंगा, मैं चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकूंगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि सॉफ्टवेयर के एलिमेंट अब आपने समझ लिया, आपने पास इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करके रखें। आप अगर 5 सवाल प्रैक्टिस करें तो एक सवाल सॉफ्टवेयर पे कर लें, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। आप जो जो चीज़ें हमने जिस तरह प्रैक्टिस वाली चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, आप मुझे लिख के भेज रहे हैं, आप मुझे वर्ड पे टाइप करके भेज दें, रादर देन पेपर पे आप लिखें उसकी पिक्चर खींचें वो भेजें। आप वर्ड पे भी जो टाइप करेंगे आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होगी ना, क्योंकि ऊपर वाला एरिया तो हमने देख लिया, वो वर्ड और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो प्रैक्टिस को नहीं रोकें,
कंप्लीटनेस को इंश्योर करें। बाकी सॉफ्टवेयर रिलेटेड अगर कोई भी चैलेंज हो तो आप मुझसे फिर इजीली पूछ सकते हैं, उसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।